गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 की है, चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन से हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मारी आन और जर्मेनिया कौन थे। ठीक है। ये मारियान जो शब्द है, ये क्या कौन लोग थे ये मारियान और जर्मेनिया। ठीक है। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया और तथा उनका महत्व क्या था, उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में क्या पढ़ेंगे, तो आंसर में पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय, जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी उस समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। ठीक है। किसका सहारा लिया? नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें कौन प्रसिद्ध है? तो इसमें जो ये जो भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति में, उसमें जो मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है। अब मारियान थी कौन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मारियान एक लोकप्रिय शब्द है। मारियान क्या है? एक लोकप्रिय शब्द है। ठीक है। ईसाई नाम है वो लोकप्रिय। ठीक है। ये ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। ठीक है। फ्रांस ने अपने जो स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को जो नाम दिया वो मारियान दिया। क्या दिया? मारियान। ठीक है। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। ठीक है। ये जो छवि थी मारियान की, ये जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ठीक है। तो इसके जो प्रतीक थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। ठीक है। मारी आन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं। जो मारी आन की तस्वीर थी, प्रतिमा थी, वो सार्वजनिक मतलब सभी जगह, जितने भी सारे चौराहे थे, वो सभी सार्वजनिक स्थानों में इनकी तस्वीर लगाई गई। ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में भी इनकी तस्वीर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है। क्यों लगाई गई थी? ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है। वह अपनी तदात्म्य में होता क्या है, तो कोष्टक में लिखा भी है। तदात्म्य मीन होता है तालमेल। ठीक है। क्या होता है? तालमेल। वो अपनी तालमेल स्थापित कर सके। मारियान इतनी प्रसिद्ध हो गई थी, इतनी उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था। ठीक है। ये शब्द जो मारियान का था, वो उनकी छवि इस तरह से उन्होंने कार्य किया था कि मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। ठीक। मारियान की जो छवि थी वो सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। ठीक है। तो ये शब्द था मारी आन, जो बहुत ही प्रसिद्ध था फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है। तो चलते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द हमारा कौन सा है? जर्मेनिया। तो अब पढ़ते हैं जर्मेनिया क्या है। ठीक है। जर्मेनिया है क्या? तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ठीक है। ये जो जर्मेनिया शब्द था, ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। ठीक है। जासूस अभिव्यक्तियों में, जासूस मीन क्या होता है? देखी गई। ठीक है। कुछ लोगों ने इसको देखा था, तो देखी गई अभिव्यक्तियों मतलब उन्होंने ही इस बात को बताया था। तो जासूस अभिव्यक्तियों में यह जो ये थी, वो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। किसका मुकुट पहनती थी जो जर्मेनिया थी? ये बलूत एक वृक्ष होता है। ठीक है। जर्मन में एक वृक्ष होता है बलूत, तो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। ठीक है। क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का। ठीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी, उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन
तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। उसमें क्या लिखा किया था कि जो जर्मन तलवार होती है वो जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। तो जर्मेनिया क्या थी? जर्मनी में स्वतंत्रता की, न्याय की और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। तो हमने इन दोनों शब्दों के बारे में पढ़ लिया, मारियान और जर्मेनिया। ठीक है, तो इस तरह से जो इनकी भूमिका थी, इनका महत्व था, ठीक है, वो मारियान और जर्मेनिया का था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 4th नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4th को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में बोला क्या गया है, जरा उसे पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे बोला गया है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ठीक है, जर्मन जो एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसका संक्षेप में पता लगाइए। ठीक है, कि मतलब जर्मनी जो एकीकरण था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चरण थे, क्या क्या भूमिका थी, क्या क्या उसमें किया गया था, उस सब के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर पढ़ते हैं। जर्मनी का जो एकीकरण था उसके कुछ महत्वपूर्ण चरण थे। पहला चरण क्या था? तो पहला चरण था जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान। ठीक है, जर्मनी की जब एकीकरण की मांग हुई थी उस दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन, ये जो 3 शब्द थे, बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। ये यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा चरण था, तो दूसरा कौन सा चरण था? दूसरे चरण में संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो संसदीय जो व्यवस्था थी उसको भी स्थापित करने की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार की जाने लगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? तो तीसरा चरण था जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी में, किस सन में? 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। उन्हें जो राष्ट्र के प्रति उनकी भावना थी, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था, ठीक है, वो जागृत हो गया था। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग लोग का सबसे ज़्यादा योगदान था। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का की अपेक्षा जो मध्यम वर्ग था उसका ज़्यादा योगदान था। ठीक है, तो ये तीसरा चरण था। चौथा चरण क्या है? उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। ये इनका चौथा चरण था। ठीक है, पांचवा चरण इनका क्या था? तो इस प्रक्रिया में जो प्रसा के बड़े भूस्वामी थे, ठीक है, जो प्रसा एक गांव था, ठीक है, तो प्रसा के जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया था। ठीक है, पूर्ण रूप से सहयोग दिया था। ठीक है, अब देखिए छठवां चरण का क्या था? जो प्रसा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रसा के जो लोग थे उन्होंने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। तो 7वां चरण जो था, इस प्रक्रिया के जनक जो थे प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। ठीक है, ये हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा भी था। प्रसा के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। ठीक है, उनकी मुख्य भूमिका थी यहाँ पे। इसमें उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया? जिस तरह से राजा होता था उसी तरह ये ऑटो वॉन बिस्मार्क वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। ठीक है, तो 8वां चरण इनका क्या था? 8वें चरण में इस प्रक्रिया में प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए। ठीक है, जो ये प्रक्रिया चल रही थी उसने 3 देशों से युद्ध भी किए। कौन से? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क और फ्रांस से। तो प्रसा एक देश ही था, गांव नहीं था। ठीक है, एक देश था प्रसा। तो प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की।
ठीक है। तो नवा चरण का क्या था? नवा चरण था 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा, ठीक है, प्रसा के जो राजा थे काइजर विलियम, ठीक है। जब 1871 ईस्वी था तो उसमें जो प्रसा के राजा थे वो बदल गए थे और प्रसा के राजा बन गए थे काइजर विलियम प्रथम, ठीक है। तो तब इनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई, ठीक है। 10वां चरण इनका क्या था? तो 10वां चरण था वर्साय के महल के शीश महल, ठीक है, जिसे बोलते हैं हॉल ऑफ मिरर्स। क्या बोलते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की, ठीक है। इन सब के नेतृत्व में जो काइजर विलियम प्रथम थे उन्होंने नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की घोषणा भी की, ठीक है। 11वां चरण क्या था? इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे जो जर्मन राष्ट्र का क्या हो गया? एकीकरण हुआ, ठीक है। और 12वां चरण क्या था? तो इस प्रक्रिया में प्रसा राजा का एक शक्ति का केंद्र बना, ठीक है। जो इस प्रक्रिया में पूरा जो केंद्र बन गया वो कौन बन गया? प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बन गया। जो प्रसा राज्य था वो इस जर्मनी एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही शक्ति का केंद्र भी बन जाता है, ठीक है। तो यहीं से ये क्वेश्चन भी हमारा एंड होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, क्योंकि आपका कोर्स पूरा करना है। अभी तक हमारा 1 चैप्टर भी नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है अपने शासन वाले क्षेत्रों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, ठीक है। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाना चाहता था। कौन बनाना चाहता था? नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सबने सुना होगा। तो वो अपने शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाना चाहता था, उसीलिए उसने कुछ बदलाव किए अपनी शासन व्यवस्था में, ठीक है। तो उसी बदलाव को हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए कि नेपोलियन ने कौन कौन से बदलाव किए थे अपनी शासन व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो नेपोलियन ने के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया, ठीक है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। क्या किया उसने? अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे, ठीक है। उन्होंने कई सुधार किए और उनके जो सुधार थे वो सभी नीचे दिए गए हैं, ठीक है। पहला सुधार उन्होंने क्या किया? तो पहला सुधार किया प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया, ठीक है। जो प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? तो दूसरा कार्य किया सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, ठीक है। समाज में जो समानता थी उसे स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया, ठीक है। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो निम्न और उच्च वर्ग का जो भेद था उसको भी समाप्त कर दिया। ये इनका दूसरा कार्य था, ठीक है। तीसरा कार्य इन्होंने क्या किया? तीसरा कार्य इन्होंने किया कि 1804 की नेपोलियन संहिता ने, ठीक है, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे, ठीक है। 1804 की नेपोलियन संहिता में जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार दिए गए थे उनको समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। उसने क्या किया? कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। इसका तीसरा कार्य था। चौथा कार्य उन्होंने क्या किया?
चौथा कार्य किया, समान कर प्रणाली लागू की गई। ठीक है, चौथा कार्य जो नेपोलियन का था तो उसने किया क्या, समान कर प्रणाली लागू, मतलब सभी में समान कर की व्यवस्था की गई। ठीक है, प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। ठीक है, उसी के कार्यकाल में प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की गई और उसमें विद्वानों, कलाकारों और भक्तों को भी सम्मानित किया गया। ठीक है, वो इसका चौथा कार्य था। ठीक है, ये चौथा कार्य था। पांचवा कार्य उसने क्या किया, तो पांचवा कार्य उसने किया, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, इन 4 राज्यों में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बनाया। ठीक है, छठवां नंबर क्या था, छठवें नंबर पे सामंती व्यवस्था को खत्म किया। ठीक है, 6 नंबर में उन्होंने जो कार्य किया तो वो क्या किया था, सामंती जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति भी दिलाई। ये इनका छठवां कार्य था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। अब चलते हैं इनका 7 कार्य, मतलब जो 7वां कार्य था वो क्या था, तो 7वां कार्य था, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को जो है वो सुधारा गया। ये इनका 7वां कार्य था। ठीक है, मतलब 7वां कार्य था। 8वां कार्य इन्होंने क्या किया, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, आर्थिक सुधार के लिए, तो आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना भी इन्होंने की। ठीक है, 9वां नंबर जो इन्होंने कार्य किया वो किया, उसने दंड विधान को कठोर बनाया। दंड को क्या बना दिया, कठोर बना दिया। ठीक है, तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, जूरी प्रथा जो थी और मुद्रित पत्र थे उसको पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, इनका जो 10 नंबर जो कार्य है वो क्या किया गया, तो शिक्षा के उन्नत के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना भी की गई। तो नेपोलियन के द्वारा शिक्षा की उन्नत के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना भी की गई, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, 11वां कार्य इन्होंने क्या किया, तो 11वां कार्य इन्होंने किया, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। क्या बनाया इन्होंने, तो कैथोलिक धर्म को इन्होंने राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी को चखा। ठीक है, ये इनके द्वारा जो 11 कार्य किए गए थे, ये किसके द्वारा 11 सुधार किए गए थे, तो ये किए गए थे नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, तो नेपोलियन ने इस प्रकार की व्यवस्था करके राज्य को अच्छा और सुदृढ़ बनाया। ठीक है, तो ये इनके कार्य थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 6 हमारा है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 क्या है, जरा उसे पढ़ें। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। जो उदारवादियों ने 1848 ईस्वी में क्रांति की थी उसका क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन बताना है और पढ़ना है, थोड़ा सा लॉन्ग भी है। ठीक है, बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पढ़िए, देखिए उदारवादियों ने क्या क्या किया, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का थोड़ा कोर्स ज़्यादा है इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन अब करवाए जाएंगे। तीसरे पार्ट से आपकी ये जो क्लास होगा, पहला चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो
क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए और इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है। तो हमारे 3 परिवर्तन जो थे वो प्रमुख थे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, और इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या क्या हुए, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुए उसको पढ़ते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो राजनीतिक क्षेत्र में पहला जो परिवर्तन किया गया वो किया गया राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। जो पहला राजनीतिक परिवर्तन किया गया उसमें क्या था कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और उसको समाप्त करते गणतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, तो दूसरा परिवर्तन हुआ सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास प्रारंभ हुए, ठीक है। तीसरा परिवर्तन क्या था, तो तीसरा परिवर्तन था जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा, ठीक है। चौथा क्या था, तो चौथा था उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो, ठीक है। पांचवा राजनीतिक परिवर्तन क्या किया इन्होंने, तो पांचवा परिवर्तन किया महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए। महिलाओं को क्या दिए, राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी, ठीक है। पांचवें राजनीतिक परिवर्तन पे महिलाओं को भी राजनीति में मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी, ठीक है। तो ये राजनीतिक परिवर्तन थे कुछ। अब आगे बढ़ेंगे हम सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन थे। तो सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन केवल 2 ही किए गए थे। पहली सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या किया गया था, तो पहला परिवर्तन था सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा सामाजिक परिवर्तन क्या किया गया, तो दूसरा सामाजिक परिवर्तन किया गया कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई, ठीक है। तो जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई तो कुलीन वर्ग की जो श्रेष्ठता थी वो कम हो गई, ठीक है। ये 2 ही परिवर्तन थे सामाजिक क्षेत्र में। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या हुए। तो आर्थिक क्षेत्र में भी 3 परिवर्तन किए गए, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन किए गए, आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया, ठीक है। मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया, ठीक है। दूसरा, भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया, ठीक है। भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया, बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले, ठीक है। तो यही हमारी आज क्लास थी जो, ठीक है, उसका जो ये था हमारा जो पार्ट था 3 वो यहीं से एंड हो रहा है, ठीक है। तो कल ये पार्ट 3 है और फोर्थ जो पार्ट है शायद यहीं से हमारी जो ये चैप्टर 1 है वो एंड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा
और अगर अभी भी किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अगर किसी को पता ना हो तो अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें और उसको क्लास के बारे में बता दें, जिससे वो भी जुड़ जाए और उसका भी कोर्स पूरा हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, यहीं से अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं।